नमस्कार। आयुष मंत्र में आपका स्वागत है। आज का क्लास का हमारा टॉपिक है कला। कला माने मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन माने झिल्ली। झिल्ली माने वो थैली वाली झिल्ली नहीं जो आप सब्जी लेने के लिए जाते हैं। ठीक, तो कला चूंकि कुछ जरूर से ज्यादा हिंदी वर्ड है और कला के नाम पर जो बाकी स्टूडेंट्स हैं थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। कला माने आर्ट नहीं होता, कला माने झिल्ली, झिल्ली माने मेम्ब्रेन। ठीक, तो हम इसके बारे में जानते हैं, समझते हैं कि इसका क्या कार्य होता है, क्या करता है और कैसे करता है और किस चीज का बना होता है, हमारे बॉडी में इसका क्या उपयोग है, इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका की एक पतली बाहरी परत होती है। कोशिका की, जैसे हमने कोशिका जब पढ़ाया तो हमने आपको याद होगा, हमने बताया कि एक झिल्ली में कुछ सामान डाल दीजिए तो झिल्ली वाला जो एरिया होता है जिसमें वो वस्तु पड़ी हुई है, ठीक, लाइसोसोम वगैरह आपके होता है ना उसमें, तो वो जो बाहरी परत है जो झिल्ली है वही क्या है, कला कहलाती है। ठीक, हमने देशी भाषा में समझाया था कि आपको समझ में आ गया कि अगर हम बाजार जाते हैं तो एक झिल्ली लेते हैं तो गाजर ले लिए, मूली ले लिए, सब उसे झिल्ली में डालते चले गए। तो जो कोशिका की बाहरी दीवार है वो झिल्ली होती है, उसी को मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली की कोशिका एक पतली बाहरी परत होती है। यह मूल रूप से प्रकृति में एक अर्ध पारागम झिल्ली है और बाहरी दुनिया के साथ परस्पर क्रिया करती है। कोशिका में अणुओं का परिवहन प्लाज्मा झिल्ली के मुख्य कार्य है। देखिए, हमारी उस मेम्ब्रेन में से क्या चीज बाहर जाना है, क्या अंदर आना है, ये निर्धारित करना कोशिका झिल्ली का ही काम है। ठीक है, तो जो अणुओं या आयनों का जो परिवहन होता है उसका पूरा निर्धारण करना इस भित्ति का, इस झिल्ली का कार्य होता है। कई प्रकार की होती है, कहाँ कहाँ होती है, कैसे, अभी इसके बारे में धीरे धीरे जानते हैं। अब अगली स्लाइड पे आते हैं। इसके कई नाम होते हैं, इसके कई नाम होते हैं। अभी हम थोड़ा मॉडर्न में चलते हैं, फिर आपको ले आएंगे आयुर्वेद पे। सीएम, सीएम माने चीफ मिनिस्टर नहीं, पीएम, और पीएम माने प्राइम मिनिस्टर भी नहीं। तो सीएम मतलब सेल मेम्ब्रेन, पीएम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और बीएम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी इसको कहते हैं, और प्लाज्मा लेमा भी इसको कहा जाता है। इसके कई नाम होते हैं, तो नाम में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। मेम्ब्रेन नाम आ जाएगा जुड़ा हुआ, आपको समझ में आ जाएगा कि किसकी बातें हो रही है, ये किसका बना होता है। तो देखिए, ये लिपिड्स और प्रोटीन, लिपिड्स और प्रोटीन का बना होता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि लिप प्रोटीन से बना हुआ होता है। ठीक है, लिपिड है और प्रोटीन है, दोनों से मिलके बनता है। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, लिपोप्रोटीन भी कहते हैं। ठीक ना, मतलब वसा और प्रोटीन दो चीजों का मिक्सचर है जिससे ये बनता है। कहीं कहीं ब्रश में ये भी सुनने में आता है या देखने में भी आया कि कार्बोहाइड्रेट का भी कुछ योगदान होता है, लेकिन यहाँ नहीं। मानव में आप देख रहे हैं कुछ ऐसे पादप होते हैं या मानव होते हैं जिसमें ऐसा जंतु होते हैं, सॉरी मानव नहीं, ठीक ना, उसमें। लेकिन यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो लिपिड और प्रोटीन की बात कर रहे हैं, वसा और प्रोटीन की बात कर रहे हैं। इसका काम, जैसे कि काम मैंने पहले भी बताया था, यह कोई भी अणु या आयन जो कि कोशिका से बाहर निकलता है या अंदर दाखिल होता है उस पर इसका नजर होती है, उसका इसी की देख रेख में होती है कि क्या कौन बाहर निकल रहा है, कौन अंदर आ रहा है। मेन काम इसका यही है। अब कला की परिभाषा, अगर परिभाषा में आते हैं, शरीर में कलाएं 7 प्रकार की होती है। अब हम लोग आयुर्वेद पे आ रहे हैं। शरीर में कलाएं 7 प्रकार की होती हैं जो धातु और आशय के बीच की एक मर्यादा है। मर्यादा माने एक लकीर है। ठीक ना, अब आशय, आशय तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, शायद मेरा अंदाज है आप जानते होंगे, तो फिर भी बता दे रहा हूं। रिक्त स्थान, उस स्थान में जो द्रव्य संचित होते हैं उनके अनुसार उस आशय का नाम दिया जाता है, जैसे मूत्राशय, मलाशय, अमाशय। ठीक ना, समझ में आ गया आशय? तो आशय तो मैं पढ़ाया नहीं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो हमारा वीडियो जाके देख सकते हैं आशय का, वो मौजूद है और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। स्वरूप, इसका स्वरूप कैसा होता है, ठीक, स्वरूप के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आशयों के अंतर माने अंदर आच्छादन करने वाली जो पतली रचना है वही कला है। देखिए, आशा के अंदर जो एक
पतली रचना होती है, जैसे बताओ झिल्ली नुमा रचना होती है, जिसे हम उसी को हम कला कहते हैं। अतः अंतः कला, इनर कवरिंग भी कहते हैं, इसको हम इनर कवरिंग, इनर लेयरिंग भी कहते हैं। जैसे एंडोकार्डियम, नीडोमेट्रियम और म्यूकस कोट ऑफ स्टमक, ठीक ना। इसको आप इंग्लिश भाषा में ऐसे भी बोलते हैं, आपको प्रायः बोलचाल की भाषा में, मेडिकल लैंग्वेज में ये आपको पढ़ने को मिलेगा। आदि कला के ही प्रकार है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो कला के ही प्रकार होते हैं। जैसे काष्ठ, लकड़ी को छीलने से सार भार दिखाई देता है, वैसे ही मांस को छीलकर निकालने से धातु दिखाई देती है। स्नायु माने फाइबरस तंतु फाइब्रस मेम्ब्रेन से ढके हुए, और जरायु झिल्ली सिलमेशस मेम्ब्रेन से व्याप्त तथा श्लेष्मा म्यूकस मेम्ब्रेन से पोषित माने बने हुए भागों को कला का भाग कहते हैं। जैसे लकड़ी आप काटते हैं ना, तो उसके अंदर के भाव आपको समझ में आता है। तो आप अगर एनाटॉमी के प्रैक्टिकल्स में अगर आपने देखा होगा, तो वो चीज़ आपको हम शब्दों में नहीं समझा सकते कि वो कैसे है, लेकिन आप अगर प्रैक्टिकल्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मोटी मोटा आपको समझ में आ चुका है कि कला होती क्या है। अगले पे आ जाते हैं। स्थान एवं काल के अनुसार इनका नामांकन निम्न प्रकार से किया जाता है। देखिए, आयुर्वेद में जो है इसका काफी योगदान है। आयुर्वेद जब आ जाते हैं कलाओं के भेद, स्थिति और प्रयोजन। कला शरीर, आयुर्वेदिक शरीर रचना एवं विज्ञान का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें फर्स्ट में अगर हम देखते हैं तो मांसधर कला, ठीक ना। अब मांसधर कला के बारे में जानते हैं। इन 7 कलाओं में प्रथम जो है वो मांसधर कला होती है। जिस मांसधर कला में मांस के शिरा, स्नायु, धमनी और स्रोतसों की शाखा प्रशाखाएं होती हैं। इसमें जो है मांस, स्नायु और उन सभी चीजों की शाखाएं जो होती हैं वो होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मांसधरा कला भी कहते हैं। अब अगले कला पे आ जाते हैं। देखिए, ये बहुत डीपली तो नहीं आप लोगों को क्वेश्चन में आएगा, लेकिन फिर भी आ सकता है। दूसरा है रक्तधरा कला। रक्तधरा कला क्या होता है? ये दूसरी कला है। सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि ये दूसरी कला है। रक्तधरा ये मांस के भीतर होती है। उसमें विशेषता शिराओं और यकृत के बीच प्लीहा में व्यक्त होता है, ठीक है। शिराओं और यकृत के बीच में पीला, उसमें जो है जो ब्लड होता है वो उसमें होता है, इस कला में होता है। तीसरा है मेदोधर कला। मेदोधर कला ये तीसरी कला है, मेदोधर कला। और मेद सब प्रकार के प्राणियों के उदर तथा छोटी अस्थियों में होता है, तथा बड़ी अस्थियों में मज्जा होता है। विशेषकर बड़ी अस्थियों के मध्य का आश्रय करके मज्जा होती है। सब छोटी अस्थियों में जो मेद होता है वह सरक्त मेद कहलाता है, ठीक ना। वो जो मेद होता है वो क्या कहलाता है? सरक्त मेद कहलाता है। शुद्ध मांस का जो स्नेहन को बलवर्ती है ये वसा कहलाता है। तो मेदोधर कला में के बारे में आप जान गए कि ये तीसरे नंबर की कला है और इसके काल क्या थे। अगले में आ जाते हैं श्लेष्माधर कला। देखिए, श्लेष्माधर कला के बारे में आपको बता दूं, सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये श्लेष्मा जैसे अक्ष के ऊपर तेल लगाने से पहिया किसी चीजों के ऊपर, किसी बैरिंग में तेल वगैरह लगाने से वो बहुत अच्छे तरीके से मूविंग होती है। तो उसी तरह से चलता है। जैसे श्लेष्माधर कला से निकले हुए श्लेष्मा से लिप्त संधियां अच्छी तरह काम करती है। देखिए, ये चल रहा है हमारा हाथ, ठीक ना, ये आराम से चल रहा है। तो ये जो मूवमेंट है, जैसे लग रहा है ना कि कोई फ्लूइड या कोई इस तरह की चीजें हैं जो हमको चलाने में आसानी हो रही है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ऑटो इम्यून सिस्टम का कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, घुटता नहीं है, ये कड़ा हो जाता है, घुटने दिक्कत करते हैं। तो वो ये समझाना वही चाह रहा है कि इस कला से इजी मूवमेंट मिलता है आपको जॉइंट से। पुलिसधर कला। पुलिसधर कला मलधार नामक कला है, जो कोष्ठ के अंदर पक्वाशय में स्थित मल को विभक्त करती है। जानते हैं ना कि एलिमेंट्री सिस्टम जब बताऊंगा तो आपको मैं बता दूंगा पक्वाशय के अंदर मल को कैसे वो विभक्त करते हुए ले चलती है। अगला आ जाइए, 6वां नंबर है पित्तधर कला।
छठी पित्तधर कला है जो अमाशय से निकलकर पक्वाशय की ओर जाने हुए आए हुए उपयुक्त चारों प्रकार के अन्नपान को धारण करती है। ठीक है, जो अलग अलग चीजें हम खा रहे हैं उन सभी चीजों को सेग्रीगेट करती है। मनुष्य की आंतों में पहुंचा हुआ जो अलग अलग हमने भोजन किया है, जैसे भात, खजूर, लड्डू, पीत, पनीर, नमक, खीर, रबड़ी, चारों प्रकार के उपयुक्त अन्न को उचित काल में पित्त को तेज जीर्ण हो जाता है तथा शोषित भी हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो हम अलग अलग चीज खाए हैं उसको सेग्रीगेट करके पित्त को उसी हिसाब से, ताकि डाइजेशन सही तरीके से चले। ठीक है, तो छठवीं कला ये हो गई। अब आ जाते हैं सातवीं कला। तो सातवीं कला शुक्रधारा कला है। सातवीं शुक्रधारा कला है जो सभी प्राणियों के सर्व शरीर में व्याप्त होती है, जो सभी प्राणियों के सर्व शरीर में व्याप्त होती है। जैसे दूध में घी, क्या जब दूध आपके घर आता है उसमें घी दिखाई देती है? लेकिन होता है। ईख में गुड़, जब आप खेत में जाते हैं तो गन्ने का खेत लहरा रहा है, क्या उसमें गुड़ आपको नजर आता है? लेकिन उसमें गुड़ है, ठीक ना, तभी तो आप उसको बना लेते हैं। ठीक, व्याप्त होता है। वैसे ही मनुष्य के शरीर में शुक्र व्याप्त रहता है। देखिए, शुक्र भी एक ऐसी चीजें हैं जो हमको दिखाई नहीं देती लेकिन हमारे शरीर में व्याप्त है, वैसे ही जैसे दूध में घी होता है। ठीक ना, तो ये सातवीं कला है। अब इतना ही क्लास थी और आज आपका कला खत्म हो गया। बाकी सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं। अब मेरा जहां तक अंदाज है कि अब ज्वाइंट्स पढ़ाना बाकी है और नेक्स्ट हमारा जो क्लासेस होंगे वो ज्वाइंट्स के होने चाहिए। अब देखते रहिए सारी चीजें। उम्मीद है कि हमारी आप लोगों को समझ में आएगा। और इसी के साथ हमारे आयुष मंत्र की टीम को विदा दीजिए और पढ़ते रहिए। देखिए, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि आयुर्वेद को सरल भाषा में आप तक समझाया जा सके ताकि आप उसको समझ सकें। ठीक है, इफ यू अंडरस्टैंड बेटर यू राइट बेटर, इफ यू राइट बेटर यू गेन बेटर। तो आप जितने अच्छे तरीके से समझेंगे उतने अच्छे तरीके से लिख सकती हैं और उतने ही अच्छे तरीके से आपको मार्क्स भी मिलेंगे। ठीक, धन्यवाद।